Good afternoon, everyone. This is Deepika in front of you, welcoming you all at an amazing online learning platform that is our Sikram Institute. Today, we are going to learn something interesting about an atom. This is a chapter of class 12th. So, first of all, before starting to learn about atom, we should first learn about matter. What is matter? तो मैटर क्या होता है, देखिए ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ मास हो. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक मार्कर है. इस मार्कर को बनाने के लिए मान लीजिए मुझे 50 ग्राम प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ी, तो मैं क्या बोलूँगी, इस मार्कर का मास कितना होगा, 50 ग्राम. ठीक है, इतना क्लियर है. और जिस भी चीज़ में कुछ ना कुछ मास होता है वो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई भी करती है, इसलिए एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड एज मैटर. ये मेरी जो वॉच है, उसके बाद आपका ये डिजिटल बोर्ड है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी मैटर के अंदर काउंट की जाएंगी, बिकॉज इन सब का कुछ ना कुछ मास है. ये जो बोर्ड है ये प्लास्टिक से बना होगा, उसके बाद कुछ ग्लास से बना होगा. तो टोटल मान लीजिए इस बोर्ड को बनाने में अगर 1 kg प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ी, तो मैं बोलूँगी इस डिजिटल बोर्ड का मास कितना है, 1 kg. और बिकॉज इसमें कुछ मास है इसलिए ये जगह भी ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. इसलिए आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सभी किसका उदाहरण होती हैं, मैटर का एग्जाम्पल होती हैं. तो मैटर आपको क्लियर है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड एज मैटर. ठीक है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रेड फोर्ट है. रेड फोर्ट तो सभी ने देखा होगा न्यू दिल्ली में. तो लेट से ये रेड फोर्ट है. अब रेड फोर्ट जो है काफ़ी सारी वॉल्स को मिलाकर बना होगा, काफ़ी सारी वॉल्स को बनाना पड़ा होगा, तब जाकर एक रेड फोर्ट तैयार हुआ होगा. इतना सभी को क्लियर है. सबसे पहले रेड फोर्ट बनाने के लिए काफ़ी सारी वॉल्स को बनाना होगा, उसके बाद एक सीलिंग, और उसके बाद क्या, यहाँ पर फ्लोर को बनाया गया होगा. अब मैं अगर आपसे बोलूँ इस रेड फोर्ट को बनाने के लिए काफ़ी सारी वॉल्स की नीड हुई. अब मैं पूछूंगी इन वॉल्स को बनाने के लिए किसका यूज़ हुआ होगा, काफ़ी सारी रेड ब्रिक्स का, ईंटों का इस्तेमाल. फिर इस ईंट को भी अगर मैं ब्रेक करूं कि ये ईंट कैसे बनी होगी, तो ये ईंट काफ़ी सारे रेड सॉइल, लाल मिट्टी के पार्टिकल से मिलकर बनी होगी. तो ये रेड फोर्ट वॉल्स से मिलकर बना हुआ है, ये दीवारें ईंट से मिलकर बनी हुई है, और ईंट किससे मिलकर बनी हुई, काफ़ी सारे रेड सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल के पार्टिकल से. तो लेटराइट सॉइल का ये जो लास्ट पार्टिकल आपको दिख रहा है, जिसे आप और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसे ही हम बोलते हैं एटम. इसलिए अब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये लाल मिट्टी का पार्टिकल ही नहीं होता तो ना तो ईंट बनती, ना ही दीवार, और ना ही पूरा रेड फोर्ट. इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि एटम इज़ अ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर. एटम फंडामेंटल और बेसिक यूनिट होती है किसी भी मैटर की. अगर ये एटम नहीं होता रेड सॉइल का, तो ना ही ब्रिक बनती, ना ही वॉल, और ना ही ये रेड फोर्ट खड़ा होता. ठीक है. ऐसे ही अगर मान लीजिए ये मेरे पास गोल्ड है, ये मेरे पास गोल्ड के कुछ कॉइन्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं ब्लॉक्स हैं. ये मेरे पास गोल्ड के ब्लॉक्स हैं. ठीक है. इस गोल्ड के ब्लॉक को बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे स्मॉल गोल्ड के एटम्स की ज़रूरत पड़ी होगी. इन सबको मिलाया तब जाके ये गोल्ड का ब्लॉक तैयार हुआ. उसके बाद यहाँ पर ब्रास, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, ये सारे आयरन, ये आयरन की जो कीलें आपको दिख रही हैं, इस आयरन की कील को बनाने के लिए काफ़ी सारे आयरन के एटम्स को मिलाना पड़ा होगा, तब जाके ये पूरी की पूरी जो हमारे पास नेल है, आयरन नेल, ये तैयार हुई है. तो ये एटम का मतलब क्या होता है, किसी भी मैटर की फंडामेंटल और बेसिक यूनिट. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ओशियन का या फिर वाटरफॉल का. तो वाटरफॉल में आपको एक साथ काफ़ी सारा पानी बहता हुआ दिखाई देता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ, लेकिन वो वाटरफॉल बना कैसे, काफ़ी सारी छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स से मिलकर बना है. छोटी छोटी बूंद जो थी H2O की, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O, तो H2O की काफ़ी सारी छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक पूरा का पूरा वाटरफॉल या तालाब या फिर ओशियन तैयार होता है. ठीक है. तो एटम का मतलब क्लियर है. अब हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि ये जो एटम है वो दिखाई कैसा देता है. सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि जो वुड है
उसका एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, क्लोरीन का एटम अलग होगा, बाकी और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, स्टोन का एटम अलग होगा। सारे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मॉडल्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं कि ये एटम दिखाई कैसा देता है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन इनका नाम है, जे थॉमसन इनका नाम था। इन्होंने बताया अभी जो करंट में प्रेवलेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हमारे सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा गैलेक्सी है, उसमें एक सोलर सिस्टम है जिसमें बीच में है सन, फोकस पर हमारा सन है और सन के चारों तरफ काफ़ी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, काफ़ी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये सन, और ये काफ़ी सारे प्लैनेट्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसा ही हमारा आज का जो एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम है वो यही है कि एटम जो है उसके बीच में न्यूक्लियस होगा, ये बीच में उसके न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इसलिए न्यूक्लियस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो एक्सेप्टेड एटम ऑफ मॉडल है वो क्या है, एटॉमिक मॉडल, बीच में है न्यूक्लियस और अगल बगल है इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब ये डायरेक्ट तो आ नहीं गया होगा, इससे पहले भी काफ़ी सारे मॉडल्स बताए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मॉडल होता है वो है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या बोला कि ये जो एटम है वो इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि एक वाटरमेलन, जैसे हमारा तरबूज होता है, ये पूरा एटम है। और ये तरबूज में जो बीज दिखाई आपको दे रहे हैं ना, तरबूज के जो सीड्स, उन्होंने बोला ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने तरबूज के बीजों को बोला ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पूरा जो हमारा वाटरमेलन है ये उन्होंने बोला कि ये एटम है, ठीक है। तो ये जे थॉमसन का मॉडल था। उन्होंने बोला कि जैसे वाटरमेलन होता है उसमें काले काले जो बीज होते हैं, ऐसे ही एटम पूरा वाटरमेलन कंसीडर किया जा सकता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये वाटरमेलन के सीड्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, तरबूज जैसा होता है वैसा ही हमारे एटम का मॉडल होता है, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका जो एक्सपेरिमेंट है अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसे बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, अब इन्हें भी अपना मॉडल देना था, इन्हें भी बताना था कि एटम कैसे दिखाई देता है। तो इन्होंने सबसे पहले एक सेटअप तैयार किया। फर्स्ट हमने किसका एटॉमिक मॉडल पढ़ा, थॉमसन का, जे थॉमसन का। उनका कैसा था, वाटरमेलन से सिमिलर। ये हम किसका एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड का। इन्होंने क्या सेटअप तैयार किया, सबसे पहले इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए। अल्फ़ा पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है और उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो एनर्जी निकालने के लिए वो क्या करते हैं, रेज एमिट करते हैं, हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेज, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ है बीम ऑफ अ पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब जैसे डेली लाइफ के एग्जांपल से लेंगे तो हम बोलते हैं ना, मान लो आपको किसी चीज़ का बुरा लग गया और आप मन में कुछ चीज़ भर के बैठे हो, तो आपका जो एग्रेशन है वो और इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन अगर वो आप किसी से शेयर कर लेते हो वो चीज़, तो आपका जो अंदर का गुस्सा है वो शांत हो जाता है। ऐसे ही ये रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसे रिलीज़ करने के लिए ये कंटिन्यूअसली रेज एमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब होगा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। अब देखो, इनने जो सेटअप तैयार किया था उसमें क्या था, ये अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स था, रेडियो एक्टिव अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने गोल्ड की काफ़ी पतली सी शीट का इस्तेमाल किया। ये गोल्ड की, इसका लगभग हम बोलेंगे थिन, कितना थिन थी ये, तो 0.001 मिलीमीटर, काफ़ी ज़्यादा थिन थी, और ज़्यादा ज़ीरोज़ भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी थिन गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल ये करते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये गोल्ड की फॉइल हो गई। उसके बाद इन्होंने इन रेडियो एक्टिव
अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग स्टार्ट की। बॉम्बार्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ से अटैक करना। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सोर्स था अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ पर गोल्ड की फॉइल थी। इन्होंने इस गोल्ड की फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई। अब इन्हें क्या देखने को मिला वो हम इनके ऑब्जर्वेशन में पढ़ेंगे कि इन्हें देखने को क्या मिला। सबसे पहला इन्होंने देखा जो अल्फ़ा पार्टिकल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इन्होंने 100 अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई है, ये 100 अल्फ़ा पार्टिकल्स की इनने बॉम्बार्डमेंट कराई, तो उसमें से काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड की फॉइल को पेनेट्रेट करते हुए आगे की तरफ निकल गए। काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स ये देखिए बिना रुके इसे पेनेट्रेट करते हुए, इसे भेदते हुए आगे की तरफ निकल गए। काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स इसे भेदते हुए पेनेट्रेट करते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। सेकेंड इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो जिस रास्ते से गए थे इस गोल्ड की फॉइल से टकराकर उसी रास्ते पर वापस आ जाते हैं। ये उन्होंने इनका दूसरा ऑब्ज़र्वेशन था। तीसरा ऑब्ज़र्वेशन क्या था इनका कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जिस रास्ते पर गए थे उससे थोड़ा हट गए हैं और आगे की तरफ निकल गए हैं। उन्होंने पेनेट्रेट नहीं किया है गोल्ड की फॉइल को, कम्प्लीटली पेनेट्रेट किए बिना वो अपने रास्ते से भटक गए कहीं। ठीक है, तो 3 तरीके से इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। अल्फ़ा पार्टिकल्स, मान लीजिए इन्होंने 100 अल्फ़ा पार्टिकल्स भेजे थे उस गोल्ड की फॉइल को टच करने के लिए, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स विदाउट एनी डेविएशन आगे की तरफ निकल जाते हैं आफ्टर पेनेट्रेटिंग दिस गोल्डन फॉइल। उसके बाद कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स का क्या होता है, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं इस गोल्ड की फॉइल को टकराने के बाद। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनका क्या हुआ, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स ये इस पॉइंट तक तो गोल्ड की जो फॉइल थी उस पर आते हैं, बट यहाँ से उनका रास्ता अलग हो जाता है, ये अपने रास्ते से डेविएट हो जाते हैं। अब ये जो 3 चीज़ें इन्होंने जो देखी अल्फ़ा पार्टिकल के बिहेवियर में, उनसे इन्होंने कुछ कंक्लूज़न निकाले। उन कंक्लूजन्स को हम देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से कंक्लूजन्स थे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट इनका क्या बताया मैंने, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट थ्रू द गोल्डन फॉइल। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ये उस फॉइल को पेनेट्रेट करते हुए बिना किसी रुकावट के गोल्डन फॉइल के आगे चले जाते हैं उसे पेनेट्रेट करने के बाद। पहला ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन था इससे इन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज़ मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस। किसी भी चीज़ को पेनेट्रेट करना तब आसान होता है जब उसे रोकने वाला कोई ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्चरी कर रहे हैं और तीर कमान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका तीर एयर में तब तक आगे तक जाएगा जब तक उस तीर को कोई रोकने वाला ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को पेनेट्रेट करके आगे चले जाते हैं। इसका उन्होंने क्या कंक्लूज़न ड्रॉ किया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज़ मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब जो एटम होता है उसका काफ़ी सारा पार्ट कैसा है, खाली है। काफ़ी सारा पार्ट उसका एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एंड सम रीबाउंडेड। पहले हम थर्ड वाला कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा पार्टिकल्स, सेकेंड वाला ही देख लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एंड सम रीबाउंडेड। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या बताया था कि जो काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो गोल्डन फॉइल तक, उसके सेंटर तक तो आए हैं, लेकिन यहाँ से उनका रास्ता ही बदल गया, यहाँ से वो डिफ्लेक्टेड हो गए, अपना रास्ता उन्होंने चेंज कर लिया। इससे उन्होंने कौन सा कंक्लूज़न ड्रॉ किया वो हम देख लेते हैं। इससे उन्होंने कंक्लूज़न ड्रॉ किया कि द न्यूक्लियस ऑफ द एटम मस्ट बी पॉजिटिव टू रिपेल एंड डिफ्लेक्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास समझने की कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनके पास कौन सा चार्ज था,
उन अल्फ़ा पार्टिकल्स का चार्ज था, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, इनका चार्ज था पॉजिटिव, इनकी बॉम्बार्डमेंट हुई किस पर, ये जो गोल्डन फॉयल है इस पर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पेनिट्रेट करते हुए गोल्डन फॉयल के दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इससे क्या कंक्लूज़न ड्रॉ किया, फर्स्ट कंक्लूज़न कि जो एटम है उसका मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी। ठीक है, ये फर्स्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट तब किया जा सकता है जब उसे रोकने वाला कोई ना हो। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं सीधे क्यों गए स्ट्रेट, बिकॉज काफ़ी सारा एटम का जो स्पेस है वो कैसा होता है, एम्प्टी। ये फर्स्ट था। सेकंड मैंने क्या बताया आपको, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ इसके सेंटर तक तो आए हैं, लेकिन आफ्टर कन्फ्रंटिंग विद द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, यहाँ पर ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस तक तो आए हैं, लेकिन यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इन अल्फ़ा पार्टिकल्स का इस न्यूक्लियस के चार्ज के साथ रिपल्शन हुआ, इसलिए ये अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर गए। इससे कौन सा कंक्लूज़न ड्रॉ हुआ कि एटम का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और एटम का न्यूक्लियस उसके सेंटर में मौजूद होता है, एटम का न्यूक्लियस उनके सेंटर में मौजूद होता है। इतना क्लियर है, ये उनके सेकंड ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ किया हुआ कंक्लूज़न था कि एटम का न्यूक्लियस सेंटर में होता है एंड उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज सेम चार्जेस हैं इसलिए ही तो ये रिपेल किए। नहीं तो क्या होता, अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज वाले होते या फिर ये न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज वाला होता तो क्या होता, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस में जाकर गिर जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब थर्ड हम अपना कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं कि थर्ड हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था और उसका कंक्लूज़न क्या था। ओनली अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, या फिर ये तीसरा कंक्लूज़न है, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, बिकॉज न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल होता है, न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल होता है। अब हम ये यहाँ पर देख लेते हैं, न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस पर ज़ीरो चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन का ही चार्ज काउंट किया जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इन पर होता है नेगेटिव चार्ज। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल की तरफ आ रहे थे तो देखिए इन्हें दो चार्जेस का सामना करना पड़ रहा था, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज। इन दोनों का सामना अल्फ़ा पार्टिकल्स को करना पड़ रहा था। अब क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्शन फील करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को अट्रैक्ट भी करेगा। तो यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक तो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड सेकेंड फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक तो पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव रिपल्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव और पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो इनका नेट रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ही अपने पास से डेविएट हो जाएंगे, कौन, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बिकॉज इन पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है एंड इन पॉजिटिव चार्ज को
नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं। इतना क्लियर है। तो थर्ड इन्होंने कंक्लूज़न क्या ड्रॉ किया? थर्ड कंक्लूज़न कि यहाँ पर न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, इस वजह से कुछ ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट किए थे। अब एक और मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताया था, वो था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं सीधे जाते हैं और जिस रास्ते पे गए थे उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं, उसी रास्ते पे वापस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने ये वाले पॉजिटिव चार्ज से जब इंटरेक्ट करने की कोशिश की तो यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हुआ और न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, इस वजह से कुछ पार्टिकल्स जिस रास्ते पे गए थे उसी पे वापस आ गए बिकॉज ऑफ रिपल्शन। फर्स्ट में सीधे पेनिट्रेट कर गए, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से, क्यों? क्योंकि इन पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा था और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। इसलिए रिजल्टेंट जो फोर्स था उसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट कर गए। दूसरा, थर्ड कंक्लूज़न हमारा क्या था कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं जिस रास्ते पे गए थे उसी से वापस आ गए। वाई? बिकॉज द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस एटम इज़ वेरी स्मॉल और जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस का एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स का उनमें रिपल्शन हुआ और ये आगे जा ही नहीं पाए। तो ये हमारा आज जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो है जे थॉमसन का मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक एटम के सेंटर में काफ़ी स्मॉल साइज़ का न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन पर नेगेटिव ज़ीरो चार्ज है, इसलिए प्रोटॉन्स का चार्ज काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर एटम के चारों तरफ ऑर्बिट्स में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ये चार्ज होता है किस पर? माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन्स पर और पॉजिटिव है तो प्रोटॉन्स पर। ठीक है, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया आज? व्हाट इज़ मैटर, उसके बाद व्हाट इज़ मैटर, देन एटम क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो सिमिलर था किससे? वाटरमेलन से। और उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड का गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पता लगाया कि आज का जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल है वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये वाला। इसमें क्या है? बीच में न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज एटम के न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर ज़ीरो चार्ज, इसलिए काउंट कौन सा चार्ज मानेंगे? पॉजिटिव। और आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिन पर चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा वेल एक्सेप्टेड मॉडल है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का जो एटॉमिक मॉडल वाला चैप्टर है उसके मॉडल समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।